गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यह है टेस्ट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट डेली 6। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट 6 है। ज्योग्राफी की 6 क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम, और उसमें ये सारे टॉपिक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो है 50 तक प्रश्नों पर पहुंच चुके थे। अब इस टेस्ट में हम 51 से लेकर 75 यानी 25 प्रश्नों को और देखेंगे उसी के आगे से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, आप इस सीरीज़ की 2023 सीरीज़ की जो है पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है। इस पहले प्रश्न से पहले, इससे पहले जो टेस्ट अपलोड किया था उसमें एक क्वेश्चन नंबर 38 था। तो उस 38 में प्रश्न था, उसका उत्तर बी है। ठीक है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक से सी लग गया, लेकिन सही उत्तर बी है। वहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है। उस प्रश्न को देख ही लेते हैं एक बार। तो प्रश्न ये था, वो वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच में जो है स्थित है। तो इसका सही उत्तर ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, सही उत्तर होगा ये बी, समताप मंडल और अयन मंडल के बीच में। ठीक है, बी है, वो गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक से सी हो गया, यहाँ पे बी सही है ये। क्योंकि पूछा क्या उसने, मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, यानी मध्य मंडल पूछा किन दो परतों के बीच है, समताप मंडल के बीच है और आयन मंडल के बीच है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या प्रश्न था कि कुछ बातें लिखी हैं यहाँ पर, किस महासागर या ओशियन से रिलेटेड है। देखिए, यह इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है। यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। यानी इस महासागर में कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसा गर्त होगा जो सबसे ज़्यादा गहरा होगा। अब आपका दिमाग जाना चाहिए कहाँ पर, मेरियाना गर्त। कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में। तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, प्रशांत महासागर हो जाना चाहिए। ये करेक्ट है। इस महासागर के एक और एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और दूसरी ओर है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका। तो पैसिफिक की बात ही हो रही है, ये है इसका आंसर। तो उपर्युक्त दिए गए सारे के सारे जो स्टेटमेंट है प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, और वो है मेरियाना गर्त। क्वेश्चन नंबर 52 है, नीचे कुछ कथन कारण वाला स्टेटमेंट है। कथन कहता है कि अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो पोताश्रयों और पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है या रखता है। ठीक है, रखती है कर देते हैं। कारण क्या है भाई, क्यों रखती है, क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा दंतुरित है, यानी कटी फटी है। बताइए, अब दो बातें यहाँ पे हो सकती हैं, क्या पता अटलांटिक महासागर की तटरेखा कटी फटी ना हो, तो गलत हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट तो। लेकिन कटी फटी है तो करेक्ट है। क्या कटी फटी तटरेखा पोताश्रयों और पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श दशा है, मुद्दा ये है। बिल्कुल है। तो है, तो एक कथन और कारण दोनों सही हो गया, और स्पष्टीकरण वाला इसका आंसर होगा फिर। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण करता है, ए है आंसर। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा हो गया, पैसिफिक। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर है यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो दंतुरित है, यानी कटी फटी है, और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए 53 वाला क्वेश्चन है, नीचे कुछ युग्म दिए गए हैं, मिला दीजिए इनको। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इनमें से कौन है जो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, कौन लगभग वृत्ताकार है, कौन लगभग त्रिभुजाकार आकृति है, उत्तर ध्रुव के चारों ओर कौन फैला है। देखिए, जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो आकृति है अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है, इस तरह से अटलांटिक। ठीक है, इधर है इसके साउथ अमेरिका और इधर है अफ्रीका। प्रशांत महासागर जो है लगभग वृत्ताकार है, और हिंद महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है, और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर हो गया। ठीक है, आप पैसिफिक इंडियन ओशियन को देखोगे तो कुछ इस तरह से इंडियन ओशियन, बर्ड मैप अगर आपने देखा होगा, यहाँ लिखा है इंडियन ओशियन, ऊपर एशिया है। ठीक है, इस तरफ क्या है, अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो लगभग त्रिभुज जैसी आकृति मिलती है उसकी।
तो देखिए प्रशांत महासागर जो है लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर जो है स्थित हैं प्रशांत महासागर के। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है, एस के आकार का है, इस तरह की आकृति उसकी मिलती है। और हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में है इसके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, और इधर है ऑस्ट्रेलिया। आर्कटिक महासागर की बात करें तो उत्तर ध्रुव व्रत यानी 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है ये आर्कटिक व्रत, ये है। ठीक है, आर्कटिक महासागर जो है उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है और तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, ये पृथ्वी है अपनी, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, तो ये है यहाँ 66.5 डिग्री है तो यहीं है। ठीक है, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाइए। नीचे कुछ कथन दिए, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। ये प्रश्न हो गया शायद, रिपीट हो गया क्या? बिल्कुल करेक्ट है फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो वायुमंडल में 78% है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य सभी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में होती है सहायक, और ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम मात्रा में, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को जो है अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी रहती है गर्म, तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए जो है आवश्यक है, CO2। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हो सीरीज़, या कुछ PCS से रिलेटेड पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाइए। भौतिक मानचित्र वाला टॉपिक आ गया 6 क्लास की NCERT का, तो इससे कुछ प्रश्न बनेंगे। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पठार, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्य की सीमाएं, बताइए। फिजिकल मैप में किसको शामिल करोगे? पर्वत को, माउंटेन को, पठार को, प्लेटू को, मैदान को यानी एरियाज, और महासागर यानी ओशन। देश और राज्यों की सीमाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं, तो 5 को कर दीजिए एलिमिनेट, जहाँ जहाँ 5 है वो नहीं होगा। 1 में ही है, 2 में है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। नंबर 56 है, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? जैसे कि ऊपर वाले ऑप्शन में था, 5वां ऑप्शन, राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है उनको, पॉलिटिकल। तो राज्यों, नगरों, शहरों और गांव तथा विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को पॉलिटिकल, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र एक हो गया भौतिक यानी फिजिकल पॉलिटिकल। नंबर 57 पर आ जाइए। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, इन सभी को। तो कुछ मानचित्र जो है हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को जो है प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, इसमें भी थोड़ा और कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गई, और ये साउथ वेस्ट हो गई, और ये नॉर्थ वेस्ट हो गई, और ये हो गई साउथ ईस्ट। तो सारी की सारी दिशाएं हैं 1 2 3 4, उपरोक्त सभी D। तो मानचित्र में 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, और बीच की जो रेखाएं जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये भी हैं। ठीक है, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से जो है किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नंबर 59 पर आ जाइए। मानचित्र के संदर्भ में ऋण प्रतीक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उनको।
तो देखिए मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक की बात करें तो मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है ये, और प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें ऋण प्रतीक कहा जाता है, जैसे कि रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर, कच्ची सड़क इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। नीचे कुछ कथन दिए, उनमें से बताना कि कौन सा सही है। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। और यह छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र जो रेखाचित्र है वो खाका कहलाता है। फिर से पढ़ देते हैं सेकंड वाली लाइन को। यह नहीं, एक बड़े क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। नंबर 61 पर आ जाइए। नीचे कुछ कथन दिए, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, इससे होते हैं दिन और रात, और इससे होता है ऋतु परिवर्तन। ये फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। आपको पता ही होगा पृथ्वी की खुद की भी गति है, ठीक है, घूर्णन करती है वो, ऐसे घूमते 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 जो है वो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। तो जो खुद घूर्णन कर रही है वो दिन और रात होते हैं, ऐसे घूम घूम कर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है, ठीक है, और झुकी भी हुई है तो उसको जो है होता है ऋतु परिवर्तन। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है, और इस परिक्रमा को पूरा करने में उसे लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे का समय। और पृथ्वी की इस वार्षिक गति को कहते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से कितनी डिग्री झुका है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका है, अर्थात पृथ्वी इसके कक्षीय सतह से कितना कोण बनाएगी? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री का कोण। जो समतल, वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लो सर्कल क्या होता है? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको बोलते हैं ग्लो सर्कल, यानी प्रदीप्त वृत्त। नंबर 64 है, पृथ्वी पर जो है ऋतुओं में परिवर्तन यानी चेंजेस ऑफ सीजन का कारण क्या है? तो अभी बताया था ऊपर कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, यानी सूर्य के चारों जो परिक्रमण कर रही है उससे होते हैं ऋतु परिवर्तन, और जो अपने अक्ष पर घूम रही है उससे होते हैं दिन और रात। तो देखिए सामान्यतः एक वर्ष को सर्दी, गर्मी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि इस पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन उसके कारण होते हैं दिन और रात। नंबर 65 है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक है, और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर अयनात, दक्षिण अयनात, विषुव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। देखिए यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, ठीक है, सुंदर सी पृथ्वी। 20 से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ है एक और लाइन, अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको, यह है अक्षांश रेखा। यह है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा, और यह है मकर रेखा।
यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब सूर्य की किरणें जो है यहाँ कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी ना, तो ये जो पूरा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा और रातें होंगी सबसे छोटी। जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो इसकी स्थिति उल्टी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, तो स्थिति यहाँ जो है उल्टी हो जाएगी। जब यहाँ पड़ रही हैं तो स्थिति यहाँ उल्टी हो जाएगी। फिर यहाँ सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रातें, फिर इसका उल्टा यहाँ होता है। इसी तरह से होता है। तो कर्क रेखा की बात हो रही है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो इसको बोलते हैं उत्तर ऐनात। तो देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, तो इससे क्या होगा, विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होगा और दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम होगा। और पृथ्वी की इस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, उत्तर ऐनात। ठीक है, यानी नॉर्थ सोल्स्टिस, ऐसी साउथ सोल्स्टिस होगा। ठीक है, दक्षिण ऐनात होगा। तो आ गया उससे रिलेटेड प्रश्न, दक्षिण ऐनात या साउथ सोल्स्टिस के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए, बताने के उनमें से कौन सा करेक्ट है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकेगा दक्षिण ऐनात में, और उत्तर में जो है उत्तरी ध्रुव झुकेगा। सूर्य की किरणें यहाँ मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। अब यहीं कर्क रेखा अगर घुसेड़ देते इसमें, ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है, एग्जामिनर दिमाग दौड़ा लेते अपना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कर्क रेखा मकर रेखा पर पड़ेंगी दक्षिण में, और दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन तथा लंबी रातें वाली ऋतु होंगी। गलत, जब मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो लंबा दिन होगा ना दक्षिणी गोलार्ध में, और छोटी रातें होंगी। तो तीसरा स्टेटमेंट कर दो गलत, और पहला दूसरा करेक्ट, थर्ड को हटा दो, केवल एक और दो सही। तो केवल एक और दो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव का सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होगा, छोटी रातें होंगी, और पृथ्वी की इस अवस्था को हम बोलते हैं दक्षिण ऐनात, साउथ सोल्स्टिस। अब चूंकि यह है दक्षिणी गोलार्ध और सूर्य की किरणें पड़ रही हैं यहाँ मकर रेखा पर। अब यही है क्या, मकर रेखा बीचों बीच जाती है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। अब ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस आएगा वो गर्मी के मौसम में आएगा। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि यहाँ तो गर्मी हो जाएगी इस स्थिति में। तो ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में अलग से। विषुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। विषुव, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, क्योंकि सूर्य की ओर झुक जाएगा, अगर उत्तर का झुक गया तो उत्तरी ऐनात हो जाएगा, दक्षिण की तरफ झुक गया तो दक्षिण ऐनात हो जाएगा। तो कोई ध्रुव कहीं नहीं झुका होता है। सूर्य की किरणें जो हैं वो इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं और पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं बराबर। चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं, तीनों के तीनों करेक्ट हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो ऊपर दिए गए तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं, इसको बोलते हैं विषुव। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होती है वसंत ऋतु। और 21 मार्च को स्थिति जो है इसके विपरीत होती है, याद रखिएगा। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो 365 या 64, 66 या 70? 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। क्यों होते हैं? देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो लगभग 365 दिन और 6 घंटे का लगता है। सुविधा के अनुसार हम इसको क्या काउंट करते हैं, 365 दिन काउंट करते हैं और 6 घंटा छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में लगा लो 24 घंटे अथवा 1 दिन का अंतर पड़ गया नहीं पड़ गया।
इस प्रकार हर चौथा वर्ष 365 दिन का होता है और इसे लीप ईयर कहते हैं। विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से या पोल से समान दूरी पर होता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी को जो है देशांतर कहते हैं। देखिए यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दीजिए। इक्वेटर लाइन खींच दी मैंने, ये 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर है, बिल्कुल। यहाँ नॉर्थ पोल का बिंदु है, यहाँ साउथ पोल का, ये दूरी काउंट करोगे तो समान है, दूसरा स्टेटमेंट सर करेक्ट हो गया। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को, ये इसकी बात हो रही है, उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को, इसकी ये कौन सी, ये देशांतर रेखा है ना भैया, ये देशांतर रेखा है। अक्षांश तो ये वाली है, ठीक है, इसलिए हम तीसरा स्टेटमेंट गलत कर देते हैं। केवल पहला ही दूसरा करेक्ट है, थर्ड को हटा दो, 3 वाले मिनट हो जाता। तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा है गलत, क्योंकि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों से मापा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये पता है ना आपको, ये एक अक्षांश रेखा है और इसके समानांतर खींच दो, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश रेखाएं समान नहीं होती, याद रखना, जबकि देशांतर रेखाएं जो है ना, नॉर्थ टू साउथ पोल, ये समान होती है अगर इनको काउंट करोगे। सत्रहवां प्रश्न है, किस या किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी दक्षिणी दोनों ध्रुवों को, तो दोनों ध्रुवों को कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा पृथ्वी की आकृति गोल है, इसलिए कोई किनारा तो है नहीं जहाँ से जो है कोई दूरी नापी जा सके, किंतु फिर भी पृथ्वी पर 2 बिंदु हैं, यानी 2 पोल हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसलिए जो है इन्हें आधारभूत संदर्भ बिंदु कहा जाता है, ठीक है। यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। 17वां प्रश्न क्या कहता है, नीचे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची 1 सूची 2, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत, मिला दीजिए इनको, आसान से ही है। तो देखिए कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, मकर रेखा हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत हो गया 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव व्रत हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। चलो बना लेते हैं, 0 डिग्री हो गया, यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी यानी कर्क रेखा, यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हो जाएगी यानी मकर रेखा। अब यहाँ होगा कहीं 66 डिग्री, तो ये 66 डिग्री उत्तर हो गया और यहीं इसके नीचे ले लो, ये 66 डिग्री हो गया दक्षिण। तो मिला दो, पहले का दूसरा और दूसरे का हो गया तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो बी क्यों लिख दिया है, सी होगा ना, ठीक है। चलिए, तो उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में हो गया आर्कटिक वृत्त बोलेंगे इसको, ठीक है। उत्तर ध्रुव व्रत है और 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत है यानी अंटार्कटिक व्रत है, इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर ध्रुव व्रत यानी आर्कटिक व्रत की बात हो रही है और दक्षिण ध्रुव व्रत अंटार्कटिक व्रत की बात हो रही है। तो ये ऊपर की तरफ होगा और ये होगा नीचे की तरफ। अब आया एक मजेदार क्वेश्चन दिमाग वाला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर ध्रुव व्रत या आर्कटिक व्रत याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। और दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र बता दीजिए। इसके सामने लिखा शीत कटिबंध, इसको समझते हैं हम डायग्राम से। ये सारे करेक्ट हैं फिलहाल, ठीक है, 1 2 3 डी है इसका आंसर। अब यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री,
इक्वेटर लाइन हो गई, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ कहीं है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा, यहाँ कहीं है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा। अब यहाँ 66 डिग्री है, 66 डिग्री का वृत्त है उत्तर, यहाँ 66 डिग्री का वृत्त है दक्षिण। अब ये जो है ये जो भाग है ये वाला, यहाँ क्या है, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, रेनफॉल है, यानी ये गर्मी होती है अधिक, ये उष्ण वाला भाग है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग ये हो गया उष्ण कटिबंध, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। अब दूसरा क्या करा, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध, तो कर्क रेखा ये है, ठीक है, ये वाली कर्क रेखा है। अब ये इसकी बात करा, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, ये उत्तर ध्रुव वृत्त ये वाला है, इसकी बात कर रहा है, ये शीतोष्ण यानी शीत भी है और यहाँ गर्म भी है, शीतोष्ण बोलेंगे इसको। अगर हम इसके ऊपर चले जाते हैं, जो कि तीसरे ऑप्शन में बोला है इसने, तीसरे ऑप्शन में ये बोला है इसने, ये वाला जो क्षेत्र है ये है ना 66.5 डिग्री में दक्षिण ध्रुव वृत्त, और ये जो है ये क्या है, ये है शीत कटिबंध, तो इसके सामने शीत कटिबंध लिखा है, ये भी सही है। अगर ऐसा ऊपर की तरफ लिख देता तब भी सही होता, ठीक है, तो ये पूरा ठंडा पड़ेगा यहाँ। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा से जब ये उत्तरी गोला, ये पोल उत्तर, ये हो गया नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, इसी तरह से नीचे ये है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, कि भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे या ध्रुवों की तरफ जाओगे तो जैव विविधता घटती जाती है, तो बिल्कुल घटती जाएगी, सही है स्टेटमेंट। अगर ऊपर से नीचे आओगे ध्रुवों से इक्वेटर पे तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में सनलाइट और रेनफॉल है, ठीक है, तो यहाँ जैव विविधता अधिक होगी। यहाँ तो बर्फ़ जमी पड़ी है ना सब, तो जैव विविधता कम होगी। तो फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर, इसको पढ़ लीजिएगा, सेम वही चीज़ लिखी है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाइए, 75 हमको कवर करना है। इसमें नीचे कुछ कथन दिए, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर से ध्रुवों यानी पोल्स तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और सभी अक्षांश रेखाओं का आकार जो है वो एक समान होता है। कौन सा करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विश्व इक्वेटर से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर रेखा, ये पोल्स है, सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ये चलो सही हो गया, इनकी बात हो रही है। अब कह रहा है सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान है, क्या सारी की सारी लैटिट्यूड लाइन एक समान है क्या, नहीं, गलत है। देखिए यहाँ बड़ी है, इक्वेटर कितना बड़ा, फिर पृथ्वी गोल है ना अंडाकार जैसी, तो छोटी छोटी नहीं होती चली गई है, नहीं एक समान। यदि इसके विपरीत देशांतर बोल दे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, तो इनकी आकृति समान होती है, ठीक है। और आपको देखेंगे कि जब ये पास में जाती है ऊपर की तरफ ध्रुवों की तरफ, तो इनकी जो वो है छोटी होती जाती है, मतलब जो बीच की दूरी है वो छोटी होती जाती है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है इसका। तो कथन एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार जो है घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण सभी स्थित समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर जितनी है उत्तरी अक्षांश रेखाएं, इक्वेटर के नीचे जितनी हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री के ऊपर नीचे, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। और क्या लिखा है, अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर अक्षांश होगा तो 111 किलोमीटर होगी उसकी दूरी। नंबर 74 पर आ जाइए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को क्या बोलेंगे। यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल, तो इसको बोल रहा उत्तरी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव वृत्त को, ये रेखा की बात कर रहा है, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं, ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन, बी है इसका आंसर। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली रेखाओं को जो है बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, देशांतरीय यामोत्तर या रेखाएं। देखिए किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए जो है अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देशांतरों को अंशों में मापा जाता है तथा विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.321 किलोमीटर, और यह ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, ठीक है। क्या कह रहा है, घटती जाती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल,
इसको बोल रहा है। जैसे यहाँ से पोल्स की तरफ जाएंगे ना तो ऊपर से देखिए दूरी कम होती जाएगी, नीचे से बढ़ जाएगी, ऐसे इस चीज़ को बोल रहा है। और इसकी जो है अक्षांशों की ये तो समान रहती हैं। नंबर 75 पर आज ये अंतिम प्रश्न है। देशांतरीय यामोत्तर यानी लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट है। देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ये कह रहा है, देखिए इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर घटती जाती है, यानी पोल्स पर दूरी घट रही है ना, देखिए घट रही है ऊपर, और बिल्कुल पोल्स पर शून्य हो गए, चिपक गए आपस में, ऐसे ही चलता है। और देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई जो है एक समान होती है। इनकी लंबाई भी काउंट करोगे ना यहाँ से यहाँ तक तो एक समान होगी, एक समान होगी, जबकि अक्षांश रेखाओं की एक समान नहीं होती। ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं। देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जो है घटती जाती है तथा ध्रुवों पर हो जाती है शून्य। और जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक है, कहाँ मिलती हैं, पोल्स की बात कर रहा है, ऊपर जो मिलती हैं, जहाँ शून्य होती है वहीं पोल्स पर ही तो मिलेंगी, ऊपर भी मिलेंगी दक्षिण में, ऊपर नॉर्थ में, नीचे दक्षिण में मिलेंगी। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई जो है वो समान होती है, याद रखना। ये रेखाएं समान होती हैं, ठीक है, इनकी लंबाई समान होती है और ये छोटी बड़ी होती हैं। जैसे इक्वेटर सबसे बड़ी हो गई तो पृथ्वी ऐसा अंडाकार है ना, थोड़ी गोलाकार अंडाकार, तो देखिए यहाँ कम हो गई। लेकिन ये क्या होती है, ये अर्धवृत्त है, तो ये जो है लंबाई इनकी बराबर रहती है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा सब कुछ। 25 प्रश्नों को इम्पोर्टेंट को कवर किया। अब इसका जो अगला टेस्ट होगा उसमें हम नंबर 76 से, इसमें शायद 106 प्रश्न है, पूरे को कवर कर देंगे। तो 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी अपनी समाप्त हो जाएगी। अब किसी भी परीक्षा में, चाहे वो डी ग्रुप की हो या ए ग्रुप की हो, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो कुछ नहीं बचता है, ठीक है। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। और इन सभी प्रश्नों की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए।